बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले सादिर फरमाए हैं। इसके अलावा खिलाफ तवक्को जस्टिस मज़ारिक नकवी का इस्तीफ़ा आ गया है। तो इन 4 ख़बरों पर हम बात करेंगे, तबसरा भी लेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का भी और मतीउल्लाह जान साहब का भी, और कुछ अहम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मती भाई आप ये बताएं, आपसे सवाल कर लेते हैं वीडियो के आगाज़ में कि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो बल्ले के निशान के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें पीटीआई को बल्ला वापस दे दिया गया है, अब इलीगल करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन का फैसला। लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता जो सवाल मेरा है वो ये है कि जज साहबान ने आज रिमार्क्स के दौरान कहा कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो तो ख़ानदानी सियासी जमातें हैं, एक सियासी जमात है जो वर्कर को आगे लेके आती है। तो क्या जब आप एक सियासी जमात का केस सुन रहे हों और उस सियासी जमात के केस सुनते हुए आप उसके हक़ में इस किस्म के रिमार्क्स दें और बाकी सियासी जमातों के हवाले से आप कहें कि वो तो अपने जो वर्कर हैं उनको आगे नहीं आने देते, तो फिर इससे लोगों में तासुर क्या जाता है? क्या इंसाफ हो रहा है या किसी को फेवर दी जा रही है? देखें, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला तो दुरुस्त है, मगर ये जो सियासी तज्ज़िया किया है जज साहब ने अपने रिमार्क्स में, मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। एक तरफ ख़ानदानी है तो दूसरी तरफ रूहानी जमात बनी हुई है, जब पीर और पेशवा बने हुए हैं और कोई दूसरा लीडर इस काबिल ही नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता जो बानी लीडर है वो जेल में चला जाए तो दूसरे लीडर का पता भी नहीं चलता, फिर वो उस्मान बुज़दार होता है या गौहर अली ख़ान होता है। तो ये कोई सियासी स्ट्रक्चर तो नहीं है पार्टी का कि जो जमहूरी पार्टी के अंदर होना चाहिए या जिसकी एक मिसाल जो है पेशावर हाई कोर्ट का जज बैठ के दे रहा हो। तो ये इस लेवल का स्ट्रक्चर तो ये भी नहीं है पीटीआई का, जिस लेवल का स्ट्रक्चर वो जज साहब तवक्को कर रहे हैं और जिस बुनियाद पे वो दूसरी सियासी जमातों को ख़ानदानी जमातें कह रहे हैं। पहली बात तो ये है, फ़ैसला दुरुस्त है और ऐसा ही फ़ैसला होना चाहिए था। सियासी जमातों को निशान से महरूम नहीं करना चाहिए था, और वो भी इलेक्शन से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले। मैं समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 25 जो है वो सब शहरियों के साथ कानून के मुताबिक बराबरी के सलूक की बात करता है। तो अगर वाकई सियासी जमातों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को नाफिज करना था तो फिर ये काम जो है कई साल पहले होना चाहिए, कई महीनों पहले होना चाहिए और तमाम जमातों के साथ होना चाहिए, ना कि किसी एक जमात को जो है वो इंतखाबी निशान के मिलने की आखिरी तारीख से चंद हफ्ते पहले पकड़ के उसको महरूम कर दें और वो अदालतों के चक्कर लगाते रहें। तो इस हद तक मैं समझता हूँ पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन को इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा अफसोस और शर्म का मुकाम होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपने ख़िलाफ़ आने वाले बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है। उसको एहतराम करना चाहिए, उसको ये शो करना चाहिए कि पहले भी जो उन्होंने फ़ैसला किया वो बदनीयती पर मबनी नहीं था। मगर अब अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट लेकर आएगा तो फिर वाज़ेह तौर पर सवाल उठेंगे कि अगर ये बदनीयती नहीं है तो फिर और क्या है। तो भाई मती भाई तो कह रहे हैं कि फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट का बिल्कुल ठीक है और अगर इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आता है तो उसकी बदनीति ज़ाहिर होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद अपना इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराती है, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कराए, और 1 साल का उन्हें वक्त भी दिया गया कोरोना के दौरान, उसके बाद भी आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और जो तकाज़े थे उनको पूरा नहीं किया, तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन को आना नहीं चाहिए अपने फ़ैसले का दिफा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है, वो आना है उसने या नहीं आना है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो इंतखाबी निशान, बिल्कुल सारी आपकी बात भी ठीक है कानूनी तौर के ऊपर, लेकिन ये एक सियासी मामला है। मतलब कानूनी से ज़्यादा ये एक सियासी मामला है। मतलब उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हालांकि पहले भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम जुल्फ़िकार से बाहर चले गए आप। तो वो जो है फिर जब उस पर हुआ और फिर वो अल-जुल्फ़िकार बनी और फिर सारा सिलसिला इस तरह चला। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो तलवार का निशान नहीं रहा उनके पास और फिर तीर का निशान आया। और फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर आपने देखा फिर नैब ज़दगान पर मुश्तमिल एक पार्टी बना दी गई थी जिसको तोड़ा गया था। तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 अलग अलग जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर करवाई। लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं हुआ। पहले भी मतलब आप ये देखेंगे फॉरेन फंडिंग का भी इस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से एक केस जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर 8 साल तक चलता रहा। ठीक है, बहरहाल वो भी वो है। और यहाँ पे इसकी पार्टी ही के लोगों ने आकर के इन इंतखाबात को चैलेंज किया और इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो इंतखाबात से पहले मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले जो है वो उनको वक्त दे दिया था कि आप करवा लें।
अपने आइन और कानून के मुताबिक करवा लें। एनीवेज, बाय सेइंग ऑल दिस, लेकिन ये बात ठीक है कि ये एक पॉलिटिकल जमहूरी मामला, हमारे यहाँ जमहूरियत अभी उस तरह से नहीं पनप सकी है। अगर सारी सियासी जमातों को क्या पूछा गया कि भाई नहीं, आपने अगर एक इंतखाबात सियासी अपने जमात आइन खुद और अपना कानून के इलेक्शन तहत ठीक ना करवाएं। कराए मुबैना तौर पे, तो वो खुद लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगे, तो ये फिर तजाद तो है, लोग बात तो करते हैं फिर। नहीं, लेकिन देखे ना कि एक तासुर भी है ना। अब एक तरफ जहाँ पे वो इमरान खान जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, वो उसके लिए नाअहल हो गए। दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए आ गई। हमने ये देखा है कि सुप्रीम इवन जो 62(1) वाला फैसला था 2018 के अंदर जो किया, फिर उसके बाद किस तरह से पार्टी हेड से भी हटाया और फिर पार्टी निशान भी छीन लिए गए, और वो सारा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है उसके अंदर है। तो लेकिन ये सारे मामला से अदालतें मुतनाज़ हुई, तो जो सियासी मामला हैं, जैसे मती कह रहे हैं कि इनको सियासी तौर पर ही होना चाहिए। बल्ला उनका निशान है PTI का, या तो PTI के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगाती ना, यानी आप कह रहे हैं रेफरेंस भेजती अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के में अंदर। तगड़ा मुकाबला करना है तो बल्ले के निशान से ही होगा PTI का। देखें, तासुर लोगों में गलत जाता है। हो सकता है कि कानूनी तौर पर यह बात तो दुरुस्त हो, लेकिन आम पब्लिक परसेप्शन जो है वो ये जाएगा कि जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट आउट किया गया। मते भाई, अभी जिक्र किया आपने कयूम भाई ने आर्टिकल 62(1) के फैसले के हवाले से, आप ये समझते हैं कि पिछले 2 दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) का जो फैसला दिया, जिसे सियासतदानों के खिलाफ एक हथियार के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया, वो फैसला काजी फैसल साहब ने सेटिसाइड कर दिया। आज परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से वो जो 1958 से एक सिलसिला शुरू हुआ था मार्शल लगाने का, उस बाब को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो दो तारीखी फ़ैसले काजी फैसल साहब ने दिए, तारीख इस फैसलों का भी आगे चल के फ़ैसला करेगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को 2 बड़े झटके नहीं लगे इन फैसलों से? जी, यकीनी तौर पे ये बहुत बड़े झटके लगे हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट को पहले से इन चीज़ों की तवक्को थी, और वैसे भी जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ दिए गए फ़ैसला जो है उसको तो 5 साल, तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं, और फ़ैसला तो फील्ड में मौजूद था। तो मेरे ख़्याल में जनरल मुशर्रफ का जहाँ तक फ़ैसले का ताल्लुक है, उस फ़ैसले के आने के बाद जो स्पेशल ट्राइब्यूनल ने 17 दिसंबर 2019 को दिया था, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने नई हिकमत अमली अपनाई, और वो हिकमत अमली हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के तरीक़ाकार में देखी। तो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा बना 2000 मेरे ख़्याल में 14 में, और उसके बाद से 2014 में फिर नवंबर 2013 में शुरू हुआ। फिर हमने 2014 में देखा धरना जो डी चौक पे हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह की सियासी इंजीनियरिंग हुई, जिस तरह हुकूमत को गिराया गया, फिर पनामा का स्कैंडल और जजेस इस्तेमाल हुए, तो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनने के बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने नए तरीके ढूंढे, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आप जनरल मुशर्रफ वाली बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, अब किसी किस्म के PCO की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ ज़ुबानी ही जो है जो करना है कर दें, तो कोई उसका सबूत भी नहीं छोड़ना। तो अब मुझे लगता है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने अब एक नई किस्म का गैर एलानिया PCO जो है उसकी हिकमत अमली अपनाई है, जिस पे अमल दरामद अभी भी जारी है। तो मैं नहीं समझता कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से या 62(1) के फ़ैसले से इस्टेब्लिशमेंट की सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता मुकम्मल तौर पे रुक सका है, और ना ही रुकेगा। तो उसके लिए हमें जो मौजूदा मारूजी हालात हैं, इनके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को बड़े फ़ैसले, वाज़े तौर पे फ़ैसले देने होंगे, और ख़ास तौर पे अब ये भी देखना है कि जनरल मुशर्रफ के फ़ैसले पे अमल कितना होता है। क्या जनरल मुशर्रफ को अमल क्या करवाना है? अमल ये वो है तो कि दुनिया में नहीं रहे, दुनिया में बेशक नहीं रहे, लेकिन क्या वो अपने नाम के साथ जनरल रिटायर्ड का नाम लिख सकेंगे? क्या उनकी पेंशन और मुराद उनकी फैमिली को मिलती रहेंगी? क्या एजाज़ात और जो अवार्ड्स उनको दिए गए थे, या जो प्लाट उनको दिए गए थे, क्या वो एक सज़ा याफ्ता मुजरम के तौर पे उनसे वापस लिए जाएंगे? अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ये फ़ैसला बेमकसद होगा, और बिल्कुल उन्हीं फ़ैसलों जैसा होगा जैसा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले देती रही है, और इस्टेब्लिशमेंट हर बार एक नए तरीक़ाकार के साथ जो है मुदाखलत करती रही है। मती भाई, यहाँ पे एक और सवाल भी ऐड कर लूँ। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लीथल हुई है एस्टेब्लिशमेंट को लेके, और कहते हैं कि हमारा जो बयान है वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और आज एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट मतलब फ़ैसला भी आ गया कि उनके एक साबिक आर्मी चीफ़ को जो है फांसी की सज़ा बरकरार रखी गई है, अपील उनकी अदम पैरवी पे खारिज कर दी गई है। लेकिन इस बात के ऊपर काजी फैसल साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये तो मुर्दा लोगों के केस सुनते हैं, मुर्दा लोगों के केस सुनते हैं, ज़िंदा लोगों के केस नहीं सुनते। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक सियासी जमात बयानियाँ तो बनाती है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट के किसी साबिक डिक्टेटर का उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, तब भी उसके फ़ैसला देने वाले जज के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग और प्रोपेगेंडा करना, ये क्या चीज़ है? इसको कैसे देखते हैं आप? इमरान वसीम PTI और इमरान खान जो हैं वो बड़ी जिसको कहते हैं ना कि देर से
अपनी मुनाफ़िकत की जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पॉलिसी अपनाए हुए हैं। हम जैसे तो एक तसलसल के साथ इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे पिछले 15-20 साल से तनकीद कर रहे हैं, लेकिन PTI और इमरान खान ने जो मुनाफ़िकत का रवैया अपनाया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, 9 मई से पहले सब कुछ ठीक था। 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आए, उसके बाद एजेंसियों को कानून साजी के लिए भी इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद टेलीफोन टेपिंग का भी दिफा करते रहे, और अब इमरान खान और उनके जो PTI के ट्रोल्स हैं वो जनरल मुशर्रफ के हवाले से फ़ैसले के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये मुर्दा लोगों के हवाले से फ़ैसले देती है, ज़िंदा के हवाले से नहीं। तो ये वो मुनाफ़िकत है जो बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिसका मुज़ाहरा जनरल मुशर्रफ के केस में भी किया था, और जनरल मुशर्रफ का जब केस लगा था तो इमरान खान ने मुनाफ़िकाना रवैया अपनाते हुए जो प्रोसिक्यूशन टीम थी जिसने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस बनाया था उसको बदल दिया था। और आप ये देखें कि जो जनरल मुशर्रफ के वकील थे आइन से संगीन गद्दारी के केस में, अनवर मंसूर खान, उनको अटॉर्नी जनरल बना दिया इमरान खान ने, और फ़रोग नसीम उनको वज़ीर कानून बना दिया। अब एक तरफ अटॉर्नी जनरल, एक तरफ वज़ीर कानून, और नीचे जो प्रोसिक्यूशन की टीम बनाई उन्होंने वो भी ऐसे 2 नंबर टीम थी कि जो जनरल मुशर्रफ को सज़ा दिलवाने की बजाय बतौर प्रोसिक्यूटर वो ये अदालत को बावर करवा रहे थे कि ये सज़ा दुरुस्त नहीं है और ये जितना भी अमल है ये गैर आइनी है। तो इस तरह की मुनाफ़िकत जब इमरान खान और उनकी PTI करते रहे हैं, तो अब भी जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो है मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी मुनाफ़िकाना पॉलिसी छोड़ी नहीं है, और अब भी बजाय ये कहने के कि तारीख़ में पहली बार एक फ़ौजी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया और इस पर मनवान अमल होना चाहिए, PTI और इमरान खान और उनके ट्रोल्स ने जो है ये एक अपने जो तारीख़ी जो उनकी पॉलिसी थी मुशर्रफ के हवाले से, मुशर्रफ केस के हवाले से, उसका तसलसल बरकरार रखा हुआ है। और ये वो मुनाफ़िकत है जिसकी वजह से कोई भी इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि इमरान खान या PTI या उसके ट्रोल्स जो हैं वो हकीकत में एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। क्यों भाई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि काजी फैसल साहब भुट्टो दुनिया से चले गए, उनका मुकदमा सुन रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ दुनिया में नहीं रहे, उनका मुकदमा सुन रहे हैं, तो ज़िम्मेदार कौन है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका हर दूसरे दिन के बाद मुकदमा काजी साहब की अदालत में लगा होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्या एक मुर्दा घोड़ा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहिए किसी के मुर्दा घोड़ा। देखें, बात यह है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस देखें आप, ये तारीख़ की ज़्यादती है ना। मतलब हम ये देखें कि फ़ौजी आमरों तारीख़ की 2 हवालों से ज़्यादती है। एक तो ये है कि उनके साथ जो तारीख़ में ज़्यादती हुई, जो फांसी का फ़ैसला, वो अलग। फिर ये 2011-12 का रेफरेंस है, अगर नहीं सुना मैं वही, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मतलब सॉरी सर। नहीं, देखें, बात ये है कि उस तरफ ही आ रहा था, आपने मेरी सारी चेन ऑफ थॉट जो है ना उसका सत्यानाश कर दी। रिकॉल कर लें। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह अंदाज में फांसी दी गई, ठीक है, पहले तो वो आप देखें कि ये पहला मुकदमा था जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनी, ठीक है, पहली अपील का आज्ञा ले गए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो वहाँ पे जस्टिस नसीम हसन शाह का जो आजकल जिक्र आ रहा है वो देखें। मतलब एक तारीख़ की ज़्यादती और जुल्म किया गया। अच्छा, और एक ऐसा फैसला जो अदालती नज़ीर के तौर पर अदालतों में पेश ही नहीं होता। फिर उसको इवन होना तो यही चाहिए था कि जब बेनज़ीर भुट्टो की 88 के अंदर हुकूमत आई थी उसी वक्त जो है ना वो ये सारा कुछ सिलसिला चलता। लेकिन एनीवेज़, बहरहाल तारीख़ है, तारीख़ का ये जो अदालती कत्ल है ये स्टिग्मा है हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी, और हमारी क्या कह सकते हैं, इस अदालत के ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे दाग, उनमें से एक ये भी है, तो इसको भी धोना ज़रूरी है। तो अब जो आपने बात की ना कि ये उसके बाद सदर का आया, 2 समातें हुई, 3, और फिर उसके बाद 2011 में रेफरेंस पेंडिंग हुआ और उसके 9 साल तक 11 साल तक आपने लगाया नहीं है। फिर उसके बाद वो भी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। उसके बाद आपके आसिफ खोसा साहब आए, साकिब निसार साहब आए, और ना जाने कौन कौन आया। फिर मुशर्रफ की अपील आ गई तो नहीं, इसी तरह से मुशर्रफ की अपीलें भी जो सी हैं वो भी नहीं लगाई गई, पिछले 4 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, नहीं लगाई गई। तो एनीवेज़ वो एक ऐसा बैकलॉग था जो तारीख़ का भी बोझ था और अदालत का भी बोझ था। तो ये सारा जो है मेरा ख़्याल है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने माजी के दाग धोने की कोशिश कर रही है। और जमहूरियत, अब ये देखेंगे 18 सितंबर के बाद से तश्कील पाने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती है, वो आइन और कानून के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है, वो किसी के साथ ज़्यादती ना हो उसको लेके चल रही है। अब ये देखें अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश, तो मतलब है कि एक हर तरह से तासुर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट या बतौर ईवान अदल अपना जो है ना वो वेट जो है वो, ये ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा तारीख़ का लगेज है जो कि इन फाजिल जज साहिबान के कंधों के ऊपर है। तो मेरी तो आज नकवी साहब का इस्तीफ़ा आ गया,
नकवी भाई। साहब कहा सुनने में था कि डट के खड़े हैं, लेकिन काजी फैसल साहब तो जो उनका एक इम्तिहान था उसमें वो तो सुरखरू हुए, डट के खड़े रहे। हुकूमतें उनके ख़िलाफ़ थीं, इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ थी, अदालतों के अंदर से मामला कुछ ऐसे थे कि उन्हें मतलब कुछ आसानी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन वो खड़े रहे, उन्होंने फेस किए तमाम इल्ज़ामात को जैसे कैसे भी। नकवी साहब का अचानक से इस्तीफ़ा आया, क्या कहते हैं? देखें आपकी पिछली एक और जो आपने इस्टेब्लिशमेंट और ये सियासत वाली बात की थी ना, उसमें देखें बहुत सारी पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गई, बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो उन्होंने कुर्बानियाँ दे के मारें खा के जो है वो एक पॉलिटिकल स्पेस जो गेन की थी ना, जहाँ पे 18वीं तरमीम की गई, आइन का हुलिया दुरुस्त करने की कोशिश की गई और जो सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसको वज़न दिया गया। ज़ाहिर है 18th अमेंडमेंट से बहुत सारे लोग नाराज़ थे। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जैसे ही रेफरेंस दाखिल हुआ, उधर से इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च शुरू हो गया था मुनज़्ज़म धांधली के नाम के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में गड़बड़ थी। फिर उसके बाद राहील शरीफ साहब से जैसे मिलने गए थे, इस धरने से हंसते हुए और मुस्कुराते वापस आए थे। हाँ, नहीं मुस्कुराते दांते मतलब बाछें खिली हुई थी उनकी, मतलब सारे TV चैनल्स में वो है, आज भी आप निकाल के फुटेज देख सकते हैं। लेकिन उस सारी चीज़ के बावजूद अवाम ने पजीराई दी। लेकिन जो बतौर एनालिस्ट, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को देखने के, मेरा ख्याल है कि 9 मई का वाक़या करने के बाद उन्होंने वो पॉलिटिकल स्पेस जो कि सियासी जमातों ने किसी ना किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेल के हासिल की थी, उन्होंने वो स्पेस भी उनके लिए ख़त्म कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा बतौर इमरान खान को बतौर पॉलिटिशियन अपनी इस गलती को सोचना होगा, सुधारना होगा। बहरहाल बाकी जो दूसरी में बात कर रहे थे, आप देखें ना अभी जैसे 9 मई के वाक़े के बाद PTI के लोग जो है वो उस गर्मी को या हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो वो चले, जब ये मुश्किल नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ। उससे पहले नून लीग के थे, वो डट के खड़े रहे। और अगर काजी फैसल साहब की बात करें, उनको भी ये फेस जो है भाई वो पीपल्स पार्टी का सरबराह फांसी चढ़ा दिया गया। मैं और बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं और बात कर रहा हूँ कि काजी फैसल के खिलाफ भी रेफरेंस आया, उनको भी मुश्किल इम्तिहान में डाला गया, लेकिन वो खड़े रहे, वो सीना सफर होके खड़े रहे, बिल्कुल उन्होंने फेस किया अदालत में आके। लेकिन नकवी साहब रिजाइन कर गए, इस पे क्या कहते हैं? हालांकि कल नोट आया इजाजुल हसन साहब का उनके हक में कि ये इल्ज़ामात साबित नहीं हो सकते। कल उनके वकील मखदूम अली खान कमरा अदालत में कह रहे थे कि बदनीयती पर मबनी ये दरखास्तें हैं। तो ये अचानक से मैं वो बस मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कल होने वाली कार्रवाई थी ना, वो उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल काउंसिल की नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो कल होनी है। जी हाँ, जो होनी है 11 जनवरी की डेट है ना, जिसमें विटनेसेस को बुलाया गया है, ठीक है, और वो ओपन कोर्ट के अंदर होनी थी। हालांकि मज़ाहिर नकवी साहब की दरख्वास्त पर ओपन कोर्ट ट्रायल जो है ना वो शुरू किया गया। तो अब जो है वो ये सारा कुछ, और उनकी जो पेटिशन थी उसके अंदर किसी पे इल्ज़ाम, कभी किसी पे इल्ज़ाम, जजों पे इल्ज़ाम, इन पे हर जगह वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा। और अपने इस्तीफ़े के अंदर भी अब वो यही कह के गए मुझे ड्यू प्रोसेस इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो मतलब जिस अदालत के अंदर वो उन्होंने बैठे रहे 5 साल, ठीक है, उसके ऊपर कहते हैं कि मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। हाँ, उनका कानूनी हक था, वो एतराज़ात उठा सकते थे मुख्तलिफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर भी, बेंच के ऊपर भी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे काजी फैसल केस में हुआ था, एतराज़ात उठाए गए थे, फिर सुने गए थे, उन्होंने एक फ़ाइट की 2 साल 3 साल मतीउल्लाह जान 2018 से, और उन्होंने जिस तरीके से फाइट की, उन्होंने खुद कहा था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं टीवी के ऊपर। तो इमरान खान की हुकूमत ने इनकार कर दिया कि नहीं, आप लाइव स्ट्रीमिंग ना दिखाएं। हुकूमत ने इनकार नहीं किया था, वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की थी। एडिशनल अटॉर्नी ने मुखालफत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये फुल कोर्ट फैसला करेगा लाइव स्ट्रीमिंग का, ठीक है। लेकिन वो अलाउ तो नहीं हुआ ना। मती भाई ये बताएं कि आज के इस इस्तीफे के बाद जज साहब घर चले गए और उनको पेंशन भी मिलेगी, 10-12 लाख की उनको तनख्वाह मतलब पेंशन भी मिलेगी, और उसके अलावा बाकी तमाम पर्क्स वगैरह भी उनको मिलेंगे। इस डेवलपमेंट के बाद, इस्तीफे के बाद, हो सकता है कि कौंसल में कार्रवाई ना चल सके, लेकिन क्या कोई नैब का रेफरेंस बन सकता है? देखिए, यही एक बड़ा अहम सवाल है कि जो भी जज अरबों रुपयों की करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, केस जुडिशल काउंसिल के सामने आता है और जज इस्तीफ़ा दे देता है। और न सिर्फ ये कि वो अरबों रुपयों के इल्ज़ामात भी ख़त्म हो जाते हैं उनके इस्तीफ़े के साथ, बल्कि जो करोड़ों रुपयों में जो पेंशन है, मुराआत हैं, जस्टिस रिटायर्ड का नाम है, साबिक जज के तौर पे उन्हें याद रखा जाएगा, तो वो सब कुछ भी जो है वो साथ बचा के निकल लेते हैं।
तो ये जो वैसे ही है कि जैसे कोई चोर जो है वो चोरी करता हुआ उस पर इल्ज़ाम लग जाए कि इसने चोरी जो है पोटली लेके भाग रहा हो, तो वो चोर कहे कि जी मैं तो चोरी नहीं की, और वो पोटली लेके भाग के घर जाके बैठ जाए, तो उससे कोई पूछेगा भी नहीं कि उसने चोरी की है या नहीं, बस ये है कि मौके से ना पकड़ा जाए। ये क्या बात हुई? तो मेरे ख्याल में मौका वारदात से अगर चोर भाग भी जाता है तो उसको घर से जाके भी पकड़ के लाना चाहिए। ये क्या नहीं, वो बात तो हुई कि इस्तीफा दे दिया है? jurisdiction में हो सकता है, नैब के जुरिस्डिक्शन में। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सिविल सोसाइटी की एक पटिशन पेंडिंग है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़, और जुडिशल काउंसिल को भी अब ये फ़ैसला करना होगा कि इतने संगीन करप्शन के इल्ज़ामात जब लगे हों किसी जज पे, तो उसका बजाय इसके कि जुडिशल काउंसिल फ़ैसला दे, वो जो मुल्ज़म जज है वही फ़ैसला अपना तहरीरी तौर पे 4 लाइनों का लिख देता है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, केस ख़त्म। जुडिशल काउंसिल भी फारा है, सुप्रीम कोर्ट भी फारा है, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त भी जो है कू खाते में चली गई, और वो इतने संगीन इल्ज़ामात जो लगते रहे वो सारी उम्र लोगों को पता नहीं चलेगा वो दुरुस्त थे या गलत हैं, लेकिन उस जज को तो कोई परवाह ही नहीं है। वो तो कह रहा है बेशक इल्ज़ाम लगते रहे, मेरी पेंशन भी बच जाए और जो माल मुबैना तौर पर कमाया है वो भी बच जाए। तो मेरे ख्याल में इस पर सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशल काउंसिल को कोई ज़रूर फ़ैसला देना चाहिए, और नैब को ज़रूर एक्शन में आना चाहिए। नैब को क्या, FBR को क्या, FIA को क्या, मेरे ख्याल में सबको मालूम करना चाहिए। अगर एक साबिक जज को नहीं पूछ सकते तो उनको कम से कम बच्चों को पूछें, उन पटवारियों को पूछें, उस रिकॉर्ड कीपर्स को पूछें जिन्होंने ये सारा इतना बड़ा फ्रॉड किया है, उनको तो कम से कम नैब पकड़ सकती है ना। वो तो कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं है। मतलब अपना कयूम भाई बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाल दिया, बल्कि शर्मिंदा कर दिया है नकवी साहब के इस इस्तीफ़े ने। अभी आप जब अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं वो इकरारुल हसन साहब कह रहे थे कि मैंने नकवी साहब के हवाले से जितनी ट्वीट्स की थी आज मैं डिलीट कर रहा हूँ। यानी ये जो लोग दिफा कर रहे थे अब उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं रहा कि इस इस्तीफ़े के बाद वो कहाँ पे जाएंगे बेचारे? देखें, मुजाहिल अकबर नकवी साहब के हवाले से जो उनका नाम लिए बगैर हमने AQS लाइव पर ये जो था उसका मुनकशिफ किया था, ये सारा कुछ आपकी इस चैनल की वसातत से वो मेरे AQS लाइव के ऊपर पड़ा हुआ है वो प्रोग्राम, जिसमें ये 100 सेंट जोन पार्क जो है इसके हवाले से बड़ी तफसीली प्रोग्राम किया था। और फिर उसके बाद जो है वक्त ने साबित किया, क्योंकि अब जो कल 11 जनवरी को था ना, वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे अहम गवाहान जो हैं वो तलब किए गए थे जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ बनता था उस सारी प्रॉपर्टी से। अच्छा, अब वो तो है, लेकिन एक बात है, आप वो इकरारुल हसन का नाम ले लिया, लोगों को माफ़िया नहीं मांगनी चाहिए जिन्होंने इस तरह के दिफा किया? मैं किसी से जब वो डिलीट कर रहे हैं तो फिर माफ़ी भी मांगे। नहीं, मैं किसी किस्म का ना किसी से मुतालबा करता हूँ ना कुछ और, उनका अपना अमल है, वो जो करना चाहें करें, ना करना चाहें करें, मैं ना मुतालबा करने वाला कौन हूँ। ये बात नहीं है, बात ये है कि देखना चाहिए कि आप तारीख़ में किस सिमत के ऊपर खड़े हैं, ठीक है ना। मेरे नज़र में जो दुरुस्त बात है वो है, आप उसके ऊपर खड़े रहें, स्टैंड करें ना। अगर आप फिर ना वापस लेनी पड़े आपको ऐसी चीज़ें आपको लिखने को, तो गुजरांवाला के से ताल्लुक़ है मुजाहिर नकवी साहब का। वहाँ के तो पहलवान बड़े मशहूर हैं, मतलब जारा पहलवान, गामा पहलवान, रुस्तुम हिंद और ये वो सारा कुछ। माजा भी है तो वो तो गामा माजा गामा गालों दिन वो वहाँ से। अब नकवी साहब अगर वो तो गुजरांवाला के लिए बड़ा स्टिग्मा हो गया है ये कि आप देखें गुजरांवाला का जज जो सा है वो दौड़ लगा गया, मतलब ये मेरा दुड़की लगा गया, दुड़की। मतलब आप बताएं कि नकवी साहब के इस्तीफ़े ने मेरे ख्याल जो दिफा उनका कर रहे थे उनको मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ कि जो नकवी साहब का दिफा कर रहे थे वो तो पहले ही बड़े बेशर्म लोग थे। अब आप अंदाज़ा करें, पहले वो कह रहे थे कि डट गया नकवी, अड़ गया नकवी, वो जैसे कहते थे ना कप्तान खड़ा है, तो अब वो कहते हैं नकवी खड़ा है। अब नकवी भाग गया तो कहते हैं ओहो उसने तरजीह दी है इज़्ज़त के साथ जाने को। अब अंदाज़ा लगाएं इज़्ज़त के साथ जाने को तरजीह क्या, वो खड़े होते ना, जैसे वो अब कह रहे हैं, कयूम भी कह रहे हैं, काजी फाजिसा की तरह, उनकी अहलिया की तरह। मैं तो कहता हूँ नकवी से अच्छी तो सरीना ईसा थी, जो जज ना होते हुए भी उसने डट के जो है 16 जजों कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब का, मतलब एप्पल टू एप्पल मिलाओ ना। ये आप कहाँ से मतलब आलू तो एप्पल नू मिलान रहे हो, खुदा दा खौफ करो यार। अच्छा, मैं क्या एप्पल फोन की गल कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने अल्फाज वापस ले। चले ठीक है, ये मुआवजा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो जिस तरह उसने दुड़की लगाई है, उसको चाहिए था कि वो अपनी इज्जत का दिफा करता, जुडिशल काउंसिल में फरार ना होता, भागता ना, सबूत पेश करता। और अभी भी मेरा मशवरा है, इस्तीफ़ा हो भी गया है तो बेशक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें,
तमाम साफ़ियों को बुलाएं और जो इल्ज़ामात लगे उनके जवाब दें। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते तो फिर यह साबित हो जाएगा कि न सिर्फ ये कि उन्होंने अरबों रुपयों के अपने पैसे बचाएं, बल्कि अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना, जान जाए दमड़ी ना जाए, वो पेंशन की दमड़ी भी बचा के निकल गए। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको अपने रजिस्ट्रार के ज़रिए नैब के अंदर ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो दाखिल करने चाहिए। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट शिकायत कुनिंदा बन सकती है नहीं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार तो जा सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा तो मैं। जो कंप्लेनेंट आए, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए, जो कंप्लेनेंट आए वो जा सकते हैं। ओ भाई मेरे, वो तो या उनको कह दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आप जाएं, उधर जाएं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब ये सारे मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उनके पास सारा कुछ मौजूद है। तो ये भी नैब को दें, अगर रेफरेंस बनता है तो बनाना चाहिए रेफरेंस। चलें, मतलब ये तो कोई बात नहीं है, मतलब आपने अपने ओहदे के दौरान जो है वो, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसको, छोड़ दें इसको। आपसे भी इजाज़त लेते हैं मती भाई, आपसे भी इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन, 4 खबरें जो हमने इंट्रो जिसका दिया था उस पर आपने दोनों सीनियर साफ़ी मतुल्लाह भाई का और कयूम भाई का आपने तबसरा सुना। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फौजी अदालतों